आज के इस YouTube लाइव सेशन में जुड़े हुए सभी जनपदों के शिक्षकों का स्वागत है। जनपद के भी प्रतिनिधि, ब्लॉक के प्रतिनिधियों का भी स्वागत है। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सेशन है, जिसमें बहुत ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी जो आने वाले पूरे साल के लिए और आगे के सालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आप अवगत हैं कि मानव संपदा का अंगीकरण बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है और अधिष्ठान संबंधी काफी कार्य मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं। चाहे आपका अवकाश हो, चाहे वेतन भुगतान से पहले की प्रक्रिया हो, आपकी सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव हो, एलपीसी हो, आने वाले समय में एरियर की बात है, पेंशन की बात है, वो सारी चीजें मानव संपदा से ही जुड़ने वाली हैं। इसीलिए कई बार आप लोग को पत्र के माध्यम से महानिदेशक स्तर से सूचित किया जाता है कि मानव संपदा का डेटा बहुत सही होना है, शुचितापूर्ण होना है और आप सभी को उसको देखना है। मानव संपदा पोर्टल पे जो आपका डेटा है उसका सबसे पहले उपयोग अभी हाल में ही होने जा रहा है, जो प्रस्तावित स्थानांतरण की प्रक्रिया है। आप सभी अवगत हैं कि शासनादेश निर्गत हुआ है, उसी क्रम में आने वाले समय में प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह भी बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उस स्थानांतरण के लिए आवेदन जो लिए जाएंगे उसमें सिर्फ वही डेटा अलग से लिया जाएगा जो मानव संपदा पोर्टल पे उपलब्ध नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी डेटा अगर मानव संपदा पोर्टल पे गलत है तो आपको उसका शुद्धिकरण मानव संपदा पोर्टल पे ही किया जाना होगा। यह अवसर नहीं होगा कि आप ट्रांसफर के एप्लीकेशन भरते समय उन्हें वहां पे सही डेटा दर्ज कर पाए। आपको लॉगिन जब ट्रांसफर वाली वेबसाइट पे करना होगा तो आपको अपने EHRMS आईडी से ही करना होगा और जो आपका डेटा मानव संपदा का है वही प्रयुक्त होने वाला है। तो इसीलिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इसको तरीके से लेना है और मानव संपदा का अपना पूरा डेटा देखना है। तो अभी हमारी पूरी टीम है, हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन सा आपका जो डेटा है उसको आपको ध्यान से चेक करना है और गलत होने की स्थिति में क्या करना है। इस पे आज डिटेल में चर्चा होगी। उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा सभी श्रोताओं को, सभी शिक्षकों को, अभी अंतः जनपदीय स्थानांतरण के लिए शासनादेश निर्गत हुआ है। जिले के अंदर की प्रक्रिया है ये। आने वाले समय में प्रस्तावित और भी स्थानांतरण होंगे, चाहे वो पारस्परिक हो, ब्लॉक के अंदर या जनपद के अंदर, एक जनपद से दूसरे जनपद के अंदर, चाहे सामान्य अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो, चाहे अन्य प्रस्तावित ट्रांसफर की प्रक्रिया जैसे ग्रामीण से नगर की ट्रांसफर की बात की जाए, तो ये सारी चीजें भविष्य में आने वाली हैं, लेकिन इसके सबका केंद्र बिंदु रहेगा मानव संपदा का ही डेटा। तो मानव संपदा का डेटा में अगर कोई खामी है, अगर कोई त्रुटि है तो आपके हित प्रभावित होने की पूरी संभावना है। और इस संबंध में पिछले 3 सालों से निरंतर जो है राज्य स्तर से आपको निर्देशित किया जाता है कि अपना डेटा के कस्टोडियन आप स्वयं हैं। आपको मानव संपदा पोर्टल पे लॉगिन करना आना चाहिए, आपको अपना ऑनलाइन सेवा पुस्तिका देखना आना चाहिए। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होके जाते हैं तो आपको अपनी सेवा पुस्तिका देखनी है कि क्या उसमें ये एंट्री चढ़ी कि नहीं चढ़ी। आप जो अवकाश लेते हैं उसको भी आपको देखना है कि आपके सेवा पुस्तिका में बैलेंस सही चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है। उसका जिम्मेदारी, ओनस आप पे है। इसी क्रम में शासनादेश 13 मई को जारी हुआ था 2021 में, जिसमें उसके बाद से ऑनलाइन सेवा पुस्तिका की ही वैधता की बात की गई थी। यानी कि जो भौतिक सेवा पुस्तिकाएं हैं उसके उस तिथि के आगे से उनकी मान्यता के बारे में बात कही गई थी। इसका मतलब आज देखा जाए तो मानव संपदा का जो सेवा पुस्तिका है वही आपके लिए वैधानिक डॉक्यूमेंट है। तो उसको आपको सबको देखना आना चाहिए। एक चीज अभी मैं और बताऊंगा आपको कि मानव संपदा पे आपके विवरण
दो तरीके से आप देखते हैं। एक, आप बिना लॉगिन किए भी देख सकते हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में है, उसको हम लोग फैक्ट सीट या P2 बोलते हैं। दूसरा है जब आप लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में, उसके बाद सेवा पुस्तिका डाउनलोड करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद जो डाउनलोड करते हैं सेवा पुस्तिका, और जो फैक्ट सीट या P2 है, उसमें बहुत मामूली अंतर होता है। उसमें सेवा पुस्तिका आपकी बहुत ही विस्तृत होती है, सभी सूचनाएं रहती हैं, और फैक्ट सीट में सूचनाएं अपेक्षाकृत कम रहती हैं। तो फैक्ट सीट P2 जो है उसको आप बिना लॉगिन के देख सकते हैं, और उसमें आपका सारा सूचना लगभग कवर हो जाता है। अगर आप उसको देख करके आकलन कर लेते हैं कि हमारा सारा विवरण सही है, तो आपको इसके बाद निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका विवरण जो प्रयुक्त होने वाला है स्थानांतरण में, वो लगभग सही है। सिर्फ डेट ऑफ रिटायरमेंट इसमें नहीं रहती है, उसके लिए आपको सेवा पुस्तिका में जाना पड़ता है, या लीव वगैरह के बैलेंस है, उसकी जरूरत आपको स्थानांतरण में नहीं पड़ेगी। तो इस क्रम में आज हम लोग आने वाले समय में अभी हमारी टीम चर्चा करेगी कि क्या क्या गड़बड़ियां अभी देखी जा रही हैं जो आपके डेटा में हैं, जो आप कैसे देख सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर आप नहीं देखेंगे, अभी समय रहते हुए उसको सही नहीं करा लेंगे, तो आपके हित प्रभावित होने की संभावना है। मैं इसमें आगे ये भी अपनी टीम से अभी आमंत्रित करूंगा, वो आपको दिखाएंगे कि कैसे आप, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपना विवरण कैसे देखना है। टीम आपको ये भी दिखाएगी कि एक आदर्श P2 यानी आदर्श फैक्ट सीट क्या है, जिसमें सारे विवरण सही दर्ज हैं या दर्ज हैं, कोई रिक्तियां नहीं। ये भी बताया जाएगा कि एक ऐसा भी दिखाया जाएगा आपको उदाहरण जहां पे कमियां दिख रही हैं, यानी कमियां किस प्रकार की होती हैं वो भी दिखाया जाएगा। अंतिम चरण में ये भी बताया जाएगा कि उन कमियों का निवारण कैसे होना है, आपको क्या करना है, और ब्लॉक स्तर से जनपद स्तर से जो कार्यवाही उसमें अपेक्षित है, उसके लिए हम संबंधित को भी अलग से निर्देशित करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं, आमंत्रित करता हूं NIC टीम से सुनील जी, एक बार डिटेल में जरा बताएं कि P2 कैसे देखना है इनको, क्या आदर्श स्थिति है, एकदम सही P2 कौन सी है, गलत कौन सी है, उसमें क्या गलतियां हैं, और सही कैसे कराया जाना है। ओके सर। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आपकी, स्क्रीन शेयर है। फैक्ट सीट देखने के लिए सबसे पहले आपको मानव संपदा की वेबसाइट खोलना है। इसका URL है ehrms.upsdc.gov.in। सबसे पहले आप चाहूंगा धीरे आस्ते आस्ते बताइए, ताकि लोग आराम से इसको नोट भी कर लें, और हम लोग समय लेकर के इसको बताएंगे धीरे धीरे। जी जी बिल्कुल। तो ehrms की साइट है आपका ehrms.upsdc.gov.in। आपको ब्राउजर पे ये लिंक डालना पड़ेगा, उसके बाद ये साइट ओपन होगी। इस साइट में आपको लेफ्ट साइड में ehrms लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। ehrms लॉगिन आपको नहीं करना है। इसके लिए फैक्ट शीट देखने के लिए आपको ये 4 बॉक्स मिलेंगे। पहला बॉक्स है रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, रजिस्टर्ड एम्प्लॉई। चौथा ऑप्शन है पब्लिक विंडो। इस विंडो के ऑप्शन में चौथा ऑप्शन, आप तीसरा ऑप्शन देखेंगे फैक्ट शीट P2। यहाँ से आप अपनी फैक्ट शीट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ बेसिक एजुकेशन ले लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन। उसके बाद आप अपना ehrms कोड डालेंगे। यहाँ पे जो भी आपका ehrms कोड है उसको डाल के व्यू रिपोर्ट करेंगे।
तो ये आपको आपकी फैक्ट शीट दिख जाएगी। इसमें आपको अपना नाम मैच करना है, पिता का नाम मैच कर लीजिए, एम्प्लॉय टाइप मैच कर लीजिए, सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा, डेट ऑफ बर्थ। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आप 6 नंबर पे फिजिकल हैंडीकैप की का स्टेटस भी अपडेट करा लीजिए। होम डिस्ट्रिक्ट चेक कर लीजिए और कैडर आपका सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। जेंडर आपका क्या है, मेल है फीमेल है, वो सिलेक्ट कर चेक कर लीजिए। अपॉइंटमेंट डेट आपकी क्या है, वो सही पड़ी है या नहीं पड़ी है। सर्विस स्टार्ट डेट क्या है वो चेक कर लें। और अगर आपकी इसमें सुनील जी, मैं एक चीज बीच में इंटरप्ट करूंगा। सभी लोग, सभी टीचर्स ये जरूर ध्यान दें, इसमें देखिए 12 नंबर पे लिखा है अपॉइंटमेंट डेट और 13 नंबर पे लिखा है सर्विस स्टार्ट डेट। तो इसमें अपॉइंटमेंट डेट आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें अंकित रहता है। उसके बाद होता क्या है कि जब आप पहले दिन आप जब ज्वाइनिंग देते हैं अपनी, तो वो आपकी सर्विस स्टार्ट डेट शुरू होती है 9 तारीख। हाँ, आगे बढ़िए सर। हाँ, उसके बाद अगर आपकी पत्नी या आपके हस्बैंड सरकारी सेवा में है तो आप 15 नंबर पे देखेंगे। अगर उनका EHRMS कोड है तो यहाँ EHRMS कोड डला लीजिएगा। और अगर सरकारी सेवा में है और उनका EHRMS कोड नहीं है तो नॉट अलॉटेड दिखना चाहिए। और अगर सरकारी सेवा में नहीं है तो ब्लैंक रहेगा। और 17 नंबर है आपका करंट स्टेटस, यहाँ एक्टिव होना चाहिए। और महत्वपूर्ण यह है कि आपकी प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल जो 19 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे आप जहाँ पे अभी आपकी तैनाती है, जिस विद्यालय में तैनाती है उस विद्यालय की डिटेल होनी चाहिए और ज्वाइनिंग डेट भी उस विद्यालय की ही होनी चाहिए और पदनाम भी आपका सही होना चाहिए। अब अगर आपका स्कूल का मर्जर हुआ, एक चीज बताना चाहेंगे सर। चाहेंगे सुनील, हाँ, इसमें जब देंगे कि 19 नंबर में जो प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए एक तो जनपद लिखा हुआ है सीतापुर, रिपोर्टिंग ऑफिस मतलब हुआ आपका विद्यालय के लिए रिपोर्टिंग ऑफिस DO का कार्यालय होता है। तो यानी विद्यालय में अगर आप कार्यरत हैं, जो कि शिक्षकों के लिए आदर्श स्थिति है, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफिस जो है विद्यालय के लिए वो उनका DO का कार्यालय होगा। ये सभी लोग जरूर ध्यान दे लेंगे। कुछ ऐसे शिक्षक होंगे, हो सकता है जो BO ऑफिस उनपे उनकी पोस्टिंग में पड़ा हुआ होगा तो उनकी रिपोर्टिंग ऑफिस BSC ऑफिस दिख रही होगी, इसका मतलब वो गलती है, आपको ध्यान देना है। यानी आपका पोस्टिंग ऑफिस आपका विद्यालय ही होना चाहिए। या तो ऐसे शिक्षक जिनको विद्यालय आवंटन नहीं हुआ, वो जनपद पे हैं, उनके लिए स्थिति ठीक है। लेकिन कोई अगर शिक्षक विद्यालय में कार्यरत हैं तो उनके लिए पोस्टिंग ऑफिस उनका विद्यालय दिखना चाहिए आइटम नंबर 19 में, और उनका रिपोर्टिंग ऑफिस उनका ब्लॉक दिखना चाहिए। पोस्ट नेम का मतलब हुआ उनका डेजिग्नेशन क्या है वो उसमें दर्ज रहेगा। जी सुनील, बताएं आगे। ओके सर। उसके बाद ये आपका 20 नंबर पे है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आप अपना चेक कर लीजिए, जो भी क्वालिफिकेशन है वो सही पढ़े हैं अथवा नहीं पढ़े हैं। इसमें आपका एजुकेशनल नेम है, यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम है और पासिंग ईयर, वर्ष कौन सा है आपका पासिंग। अगर इसमें भी कोई संशोधन है तो इसको भी सुधार करवा लें। और उसके बाद 21 नंबर पॉइंट पे है पास्ट पोस्टिंग डिटेल। यहाँ पे आपकी पहली ज्वाइनिंग से लेके करंट पोस्टिंग ऑफिस तक की ज्वाइनिंग रिलीविंग का डाटा पड़ा होना चाहिए। जैसे ये सर्विस बुक है फैक्ट शीट, इसमें इनकी पहली ज्वाइनिंग है PS सलारपुर। वहां पे इन्होंने असिस्टेंट टीचर के पद पे ज्वाइन किया था 9 जनवरी 2006 को। वहां से रिलीविंग इनकी नहीं पड़ी है, उसके बाद दूसरे ऑफिस की ज्वाइनिंग डाल दी गई है, तो ये डाटा गलत है। उसके बाद फिर इनकी दूसरी पोस्टिंग हुई PS सकरारा, वहां के
के लिए भी रिलीविंग नहीं डाली गई और पीएस सकरारा पे ज्वाइनिंग डाल दी गई है। तो अगर ऐसा रिलीविंग में आपके यहाँ आपका डाटा ब्लैंक है तो उसको सुधार करने के लिए अपने बीआरसी पे संपर्क करें और इसको सुधार करा लें। बेसिकली इतनी डिटेल आपको चेक करना है और एड्रेस आप अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ से चेक कर सकते हैं। सर हो गया। तो इसमें जैसे मैं सुनील, 1 मिनट सर, में ये ध्यान देना है आप सब नहीं आ रही सर। क्या हुआ है? चल रहा है। हाँ, तो इसमें सभी को ये ध्यान देना था कि आपके जितने भी विद्यालय में आप कार्यरत रहे हैं अभी तक, उन सभी विद्यालयों के सापेक्ष सेवा पुस्तिका में ज्वाइनिंग डेट और रिलीविंग डेट जरूर पड़ी होनी चाहिए। अगर किसी भी विद्यालय के सापेक्ष कोई एक भी एंट्री नहीं है, मान लीजिए पहला विद्यालय है, उसमें आपका ज्वाइनिंग डेट तो लिखा हुआ है लेकिन रिलीविंग डेट मान लीजिए नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो कमी है। तो ये आपको अपने सभी विद्यालयों के सापेक्ष देख लेना है। कहने का मतलब 2 चीजें देखनी है। सबसे पहला तो सभी विद्यालय जहां जहां आप कार्यरत रहे हैं वो दिख रहे हैं कि नहीं। दूसरा, उन विद्यालयों के सापेक्ष आपका ज्वाइनिंग और रिलीविंग सही दिख रहा है कि नहीं। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ब्रेक इन सर्विस हो जाएगा। अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर मान लीजिए विद्यालय में आपने कार्य किया है और उसकी एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब आपका वो पीरियड कवर्ड नहीं हो रहा है। तो ये चीज ध्यान देनी है। हाँ सुनील, आगे बताएं। हाँ सर। हाँ, प्रेजेंट करिए, आपका वो स्क्रीन हट गया है। इसमें एक चीज और सभी लोग ध्यान देंगे, ऐसे शिक्षक होंगे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर से आए होंगे, तो जब वो अपनी फैक्ट शीट देखेंगे तो कहीं कहीं उनको मान लीजिए वो एक्स जनपद से वाई जनपद में गए थे, तो पहले उनको एक्स जनपद में उनके विद्यालय से उनके जनपद कार्यालय पर रिलीव किया गया था, तो वो भी एक एंट्री दर्ज होगी उनके P2 में। उसके बाद एक्स जनपद से वाई जनपद में उनको रिलीव किया गया होगा, वाई जनपद में फिर उस जनपद से उस विद्यालय में रिलीव और ज्वाइन कराया गया होगा। वो सारी एंट्रीज उसमें दिखती हैं। तो इस तरह से सारी एंट्रीज आप सबको देखनी है। अगर कोई कॉलम ब्लैंक है या कोई कॉलम उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब वो कमी है। हाँ, प्रेजेंट कर पा रहे हैं आप? तो इसमें जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, सेवा पुस्तिका में जो विवरण रहेगा P2 में उसके विवरण मोर और लेस सेम रहेंगे, थोड़े कम रहेंगे, बट आप बिना लॉगिन के यहां से चीजें देख सकते हैं।
शीट ये है, इसमें सारी डिटेल आपकी सही है। तो इस तरह कुछ सर्विस बुक होनी चाहिए आप लोगों की। इसमें आपकी पहली पोस्टिंग से लेके करंट पोस्टिंग तक का डाटा पूरा सही सही भरा हुआ है। इस एम्प्लॉय की पहली पोस्टिंग 17 जुलाई 2009 है, पीएस भित्रा गांव। वहां से ये 6 अगस्त 2010 को रिलीव हुए हैं पीएस उधोपुर के लिए, और 6 अगस्त 2010 को इन्होंने पीएस उधोपुर में ज्वाइन किया। फिर वहां से 22 अगस्त 2011 को रिलीव हुई है पीएस तराई के लिए। पीएस तराई पे इन्होंने 23 अगस्त 2011 को असिस्टेंट टीचर के पद पे ज्वाइन किया। फिर वहां से रिलीव हुए हैं 30 अगस्त 2012 को बीएसए उन्नाव के लिए अंतर जनपदीय ट्रांसफर में। इन्होंने 1 सितंबर 2012 को बीएसए उन्नाव पे ज्वाइन किया है। फिर वहां से 20 सितंबर 2012 को इनको स्कूल अलॉटमेंट हुआ है पीएस दुर्जन खेरा। 21 सितंबर 2012 को उन्होंने स्कूल पे ज्वाइनिंग किया है। फिर वहां से 4 मई 2015 को रिलीव हुई है पीएस आलमपुर के लिए, हेडमास्टर पद पे इनका प्रमोशन हुआ है। फिर 5 मई 2015 को इन्होंने हेडमास्टर के पद पे ज्वाइन किया पीएस आलमपुर, और वहां से 9 अक्टूबर 2018 को रिलीव हुए हैं। फिर 9 अक्टूबर 2018 को पीएस दुबेपुर हेडमास्टर पद पे ज्वाइन किया। फिर वहां से रिलीव हुए हैं 12 मार्च 2021 पीएस दुबेपुर के लिए। ये 12 मार्च को इनका मर्जर हुआ है स्कूल का, और पीएस दुबेपुर उसका नाम है। तो ये डाटा बिल्कुल सही है। तो आप लोग भी चेक करा के इसी तरह आप अपने पास पोस्टिंग डिटेल सही करा लें। इसमें देखिए मुझे 2-3 चीज कहनी है। इसमें आप सभी लोग एक तो ये ध्यान देख रहे होंगे कि इनका सारा विवरण औरैया जिले में, उसके बाद उन्नाव जिले में सही है। औरैया जिले में इन्होंने मान लीजिए 3 विद्यालयों में काम किया है, तो उसमें कब इन्होंने एंट्री ली है और कब वहां से बाहर गए हैं, वो दोनों डेट्स दोनों जो है उसकी तिथियां मौजूद है। इसी के बाद जब औरैया से इनका उन्नाव मान लीजिए ट्रांसफर हुआ है, उन्नाव जनपद में भी जो इन्होंने 3 विद्यालयों में काम किया है उसका विवरण मौजूद है। अभी जो लास्ट विवरण है जो मर्जर के बाद की स्थिति है, तो मर्जर का दिनांक 12 मार्च 2021 सिस्टम में ऐसा है, हो सकता है ग्राउंड पे कुछ अलग रहा हो, तो उससे आपको चिंता नहीं करनी है। ये विवरण जो 12 मार्च 2021 को मर्जर दिखा रहा है, इससे आपको चिंता नहीं करनी है। वास्तव में इन शिक्षिका का जो पीएस दुबेपुर या कंपोजिट दुबेपुर कह लीजिए, उसमें जो डेट है वो 9 अक्टूबर 2018 ही है। मतलब 9 अक्टूबर 2018 से ये वर्तमान कार्यरत विद्यालय में ये पदस्थापित हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। आपकी सेवा पुस्तिका में अगर आप मर्जर की दिनांक में सिस्टम पे चूंकि वो कार्यवाही हुई है, तो उसमें कोई भी डेट हो उससे आपको फिक्र नहीं करनी है। लेकिन उसके पहले जिस विद्यालय में आप थे जो मर्ज हुआ है, उसमें आप कब आए हैं वो आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही साथ आपको अब ये देखना है कि करंट पोस्टिंग आपका यही दिखना चाहिए जो सबसे नीचे वाले कॉलम की ज्वाइनिंग डेट है, यानी आइटम नंबर 19 आइए। तो जो प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल है वो नीचे का ही जो है डेट वही दिखना चाहिए। तो ये सभी आप लोग इसको चेक कर लेंगे। हाँ आगे चलिए। सर फैक्ट शीट में तो इतनी चीजें हैं जी। तो आप जैसे ये भी दिखा सकते हैं, जहां पे फैक्ट शीट में एक तो आपने आदर्श स्थिति दिखाई जिसमें सारी चीजें सही हैं सर, और ऐसा भी एक उदाहरण आप दिखा सकते हैं जिसमें कमियां हैं। जी बिल्कुल। हाँ वो दिखा दीजिए।
सभी लोग ये जरूर ध्यान रखेंगे कि अभी हम जो कमियां दिखा रहे हैं उनका निवारण कैसे होना है, वो भी हम आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या कार्रवाई करनी है। सबसे पहले तो आपको आज या कल में देख लेना है, इस वेबसाइट पे जाना है, इसमें अपना विवरण डाल के ये HRMS कोड देख लेना है विवरण अपना। उसके बाद क्या करना है अभी बताते हैं। बताइए सुनील जी। ये एक फैक्ट शीट है, इसमें पहली पोस्टिंग के बाद रिलीविंग नहीं डाली गई है और दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया है इन्होंने, दूसरे स्कूल से रिलीविंग किए बगैर तीसरे स्कूल में ज्वाइन कर लिया है। तो ये फैक्ट शीट इनकी पास्ट पोस्टिंग डिटेल कंप्लीट नहीं है। तो देखिए सभी लोग इसको समझ लीजिए, आप चेक करना है कोई भी डिटेल अनफिल्ड नहीं होनी चाहिए और कोई भी विद्यालय जिसमें आपने काम किया है वो गायब नहीं रहना चाहिए, उसमें उपस्थित रहना चाहिए। तो इसके साथ अभी ये बताइए कि अब इसमें क्या करना है। इन लोगों को चेक करने के बाद अगर कमियां हैं तो कैसे इनको आगे बढ़ना है। अगर इसमें कमियां आपको दिख रही हैं तो इसके संशोधन के लिए आपको BRC संपर्क करना है और साथ में आप पूरा सर्विस डिटेल उनको देंगे कि आपकी पहली पोस्टिंग से लेके अभी करंट पोस्टिंग तक की डिटेल, कहाँ किस ऑफिस में रहे, क्या ऑर्डर था, उसका ऑर्डर नंबर क्या था और ज्वाइनिंग डेट की क्या थी वहां की, और वहां से कब रिलीव हुए, किस ऑर्डर के तहत रिलीव हुए हैं, और साथ में मैरिज स्टेटस और मैरिज की डेट, ये 2 चीज ले जाना है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि जो मैरिज की डेट है, मानव संपदा में पहले ये कैप्चर नहीं हो रहा था और जल्दी ही इसके बारे में लिखित निर्देश सचिव परिषद जारी करेंगे। लेकिन मानव संपदा में 2 चीजें आपको और भरनी है। अगर आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि आपको दर्ज करनी है। सभी ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, बता दीजिएगा अपने सभी साथी शिक्षकों को कि अगर आप मैरिड हैं तो डेट ऑफ मैरिज आपकी दर्ज की जाएगी, वो भी BRC से ही होगी, वो ब्लॉक कार्यालय से ही दर्ज की जाएगी। दूसरा, अगर आप असाध्य रोग से ग्रसित हैं तो उसका भी कॉलम है मानव संपदा में, वो भी BRC पे आपको दर्ज किया जाएगा। लेकिन असाध्य रोग की जो परिभाषा है सुसंगत शासनादेशों के अनुरूप, उसका परीक्षण जनपद के BSA, जनपद में जो मेडिकल बोर्ड है उसकी संस्तुति के अनुसार करते हुए तभी ब्लॉक स्तर पे कराएंगे। तो इसके लिए आपको सबको अपने ब्लॉक स्तर पे आवेदन करना है कि मैं शासनादेश के अनुरूप असाध्य बीमारी से मैं या स्वयं या मेरे कोई आश्रित वो ग्रसित हैं और मानव संपदा में इसकी एंट्री की जानी है। तो वो आगे उनका प्रक्रिया रहेगा, उस प्रक्रिया के तहत परीक्षण करने के बाद वो दर्ज करेंगे। तो ये सभी लोग इस पे ध्यान देंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। हाँ बताएं आगे। हाँ, तो सर्विस बुक में जितने भी प्रकार के संशोधन है, अगर आपकी प्रेजेंट पोस्टिंग गलत पड़ी हुई है और नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, अगर ये चीजें गलत हैं आपकी, तो उसके लिए आप BSA स्तर से लेटर बनवा के यहाँ परियोजना कार्यालय मेल कराएंगे। उसका संशोधन यहाँ से होगा परियोजना कार्यालय स्तर से। अन्य समस्त प्रकार के संशोधन BRC स्तर से हो जाएंगे। दूसरा कैडर है, कैडर का भी संशोधन परियोजना कार्यालय स्तर से ही होगा। अन्य समस्त संशोधन BRC स्तर से हो जाएगा। देखिए कैडर के बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की अगर बात करें तो 3 कैडर प्रचलित हैं। मानव संपदा पोर्टल पर 3 विकल्प मिलते हैं। पहला विकल्प जो है वो AT प्राइमरी का है, मतलब जो एंट्री स्केल है सहायक अध्यापक प्राइमरी। उसके बाद पहला जो प्रमोशन होता है उसके बाद जो दूसरी स्थिति आती है वो उस कैडर का नाम है HT प्राइमरी / AT जूनियर। मतलब AT जूनियर और HT प्राइमरी दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो ये दूसरे कैडर का नाम हुआ।
तीसरा कैडर आता है HT जूनियर। तो 3 ही कैडर हैं। कहने का मतलब कोई भी शिक्षक अगर प्राइमरी विद्यालय में हेड हैं, इंचार्ज नहीं हेड, तो उनका कैडर HT प्राइमरी ऑब्लिक AT जूनियर होगा। सिमिलरली कोई शिक्षक जो जूनियर में सहायक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, उनका भी कैडर HT प्राइमरी ऑब्लिक AT जूनियर होगा। तो ये कैडर की बात हुई। अब इसके साथ दूसरा एक और आता है डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन आपका जो है, अगर आप सहायक शिक्षक हैं तो सहायक शिक्षक होगा, अगर आप प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं तो प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा, फुल टाइम प्रधानाध्यापक हैं तो फुल टाइम वो प्रधानाध्यापक होगा। तो इस तरह से ध्यान देना है, कैडर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैडर पे फोकस करेंगे, आप कैडर अपना जरूर ध्यान रखिए। कंपोजिट विद्यालयों में कंपोजिट होने के पहले अगर किसी विद्यालय में हेड प्राइमरी थे तो उनका कैडर हेड प्राइमरी ऑब्लिक AT जूनियर था, वो आज भी है। भले ही अब उनका डेजिग्नेशन प्रधानाध्यापक ना हो करके सहायक जूनियर हो जाएगा, क्योंकि अब प्रभारी प्रधानाध्यापक जो ओवरऑल प्रधानाध्यापक होंगे, वो सीनियर मोस्ट जो होंगे दोनों के, वो हो गए होंगे। तो इसमें सारांश ये है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कि आप अपना कैडर का ध्यान दीजिए, कैडर आपका सही होना चाहिए। डेजिग्नेशन एक बार आपका गलत भी होगा तो कोई उससे प्रभावित नहीं होंगे आप, लेकिन कैडर बहुत ही सैक्रोसैंक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए सुनील जी। दूसरा एक चीज और चेक कर लेंगे, सब्जेक्ट मैपिंग की, जो कि फैक्ट शीट में नहीं दिख रहा है। वो आप सर्विस बुक अपनी निकालेंगे लॉगिन करके मानव संपदा पे, वहां आपको प्रदर्शित होगा। सर सर्विस बुक भी दिखा दिया जाएगा? हाँ प्लीज दिखा दीजिए, सर्विस बुक दिखा दीजिए। तो जो सर्विस बुक रहेगी वो भी लोग जान जाएंगे कि कैसे डाउनलोड करते हैं। काफी लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो जान जाएंगे। सर्विस बुक देखने के लिए मानव संपदा पे अगर आपको सर्विस बुक देखनी है तो यही वेबसाइट, आप मानव संपदा की वेबसाइट खोलेंगे, ehrms.upsdc.gov.in। इसमें लेफ्ट साइड में ehrms लॉगिन का लिंक मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी आ जाएगी, लॉगिन विंडो। यहाँ आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, बेसिक एजुकेशन। उसके बाद अपनी आईडी डालेंगे, और पासवर्ड डालेंगे, और कैप्चा डालेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP डाल के आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये विंडो आपके पास आ जाएगी, जिसमें कुछ आपके ऑप्शन इसमें से कम रहेंगे, लेकिन लास्ट ऑप्शन आपको सर्विस बुक का मिलेगा। सर्विस बुक में आपको व्यू सर्विस बुक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप व्यू सर्विस बुक पे क्लिक करके अपनी सर्विस बुक निकाल के देख सकते हैं, और इसको PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे।
यहाँ आप पर्सनल डिटेल में देखेंगे, यहाँ एम्प्लॉय का नाम मिलेगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फादर्स नेम। इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए सर। जब PDF खोलेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सर्विस बुक का, जिसमें एम्प्लॉय नाम रहेगा।